इसी संविधान विधेयक 2021 को लेकर लोकसभा में छिड़े महायुद्ध की। साथ ही बात कांग्रेस के अभियान की भी करेंगे, जिसके तहत प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ आवाज को बुलंद की है। और आपको यह भी बताएंगे कि बसपा के ब्राह्मणों को साधने के लिए चलाए जा रहे प्रबुद्ध सम्मेलन की, और इसके साथ आपको बताएंगे लखनऊ में डायरिया के कहर की पूरी कहानी। बने रहिए भारत समाचार के साथ, देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट। संसद के मानसून सत्र का आखिरी हफ्ता चल रहा है, लेकिन विपक्ष के हंगामे की वजह से अभी तक संसद सुचारू रूप से चल नहीं पाई है। हालांकि हंगामे के बीच लोकसभा में सरकार ने ओबीसी से संबंधित संविधान विधेयक 2021 को जरूर पेश किया है, जिसको लेकर काफी बहस भी हुई है। यूपी विधानसभा चुनाव पर हंगामा। देश को सबसे ज्यादा किसी ने गुमराह किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों को, दलितों को सबसे ज्यादा गुमराह करने का काम किया। लोकसभा में गरजे अखिलेश यादव। और आप अगर कास्ट सेंसस नहीं करोगे तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कास्ट सेंसस करके दिखा देगी। ओबीसी आरक्षण को लेकर किए सवाल। ओबीसी के कास्ट सेंसस के जो आंकड़े वो जारी किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 50% आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग। लेकिन आरक्षण जो सबसे मूल भावना रही मंडल कमीशन की, उससे खिलवाड़ कर रहे हैं। जातिगत जनगणना कराने की मांग। जाति के आधार पर जो कास्ट सेंसस है उसके जो आंकड़े हैं कम से कम जारी होने चाहिए। ओबीसी संविधान संशोधन विधेयक ओबीसी सूची बनाने का अधिकार राज्यों को देता है और लोकसभा में इसी को लेकर चर्चा हुई। कांग्रेस, टीआरएस, टीएमसी, बसपा, सपा, एनसीपी समेत तमाम विपक्षी दलों ने भी सरकार का समर्थन किया, लेकिन 50% आरक्षण की सीमा को लेकर सवाल उठाए गए और इस सीमा को बढ़ाए जाने की आवाज बुलंद की गई। टीएमसी के नेता कल्याण बनर्जी ने बिल का समर्थन किया, लेकिन सरकार की नीयत पर सवाल भी उठाए। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी पार्टी की तरफ से इस संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन किया, तो 50% आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाने के साथ ही जातिगत जनगणना की मांग की। सरकार के एक माननीय सदस्य कुछ कहते हैं, दूसरे माननीय सदस्य कुछ कहते हैं। ये तो सदन की बात है सभापति महोदय। लेकिन अगर हम सत्ता पक्ष में बैठे लोगों की बातें सुने और उनका आकलन करें, अगर देश को सबसे ज्यादा किसी ने गुमराह किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों को, दलितों को सबसे ज्यादा गुमराह करने का काम किया। कौन नहीं चाहता जाति जनगणना हो? माननीय सभापति महोदय, हमसे बेहतर किसी ने नहीं देखा होगा कि जातियों में नफरत अगर कोई फैलाता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो नफरत फैलाते हैं। एमपी कितने भी आए हों हमारे, लेकिन अगली सरकार समाजवादी बनने जा रही है और आप अगर कास्ट सेंसस नहीं करोगे तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कास्ट सेंसस करके दिखा देगी कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। और ये सरकार न भूले, आपको पिछड़ों ने ही मौका दिया यहाँ बैठने का। जिस दिन पिछड़े हट जाएंगे और दलित हट जाएंगे, आपका पता नहीं लगेगा कि आप कहां पर हो। इसलिए सभापति महोदय, हमारी दो ही मांगे हैं कम समय में। एक तो सीमा बढ़ाई जाए और दूसरा ओबीसी के कास्ट सेंसस के जो आंकड़े वो जारी किए। यूपी से बसपा सांसद रितेश पांडे ने भी संविधान संशोधन बिल का समर्थन किया, लेकिन सरकार को घेरते हुए बीजेपी पर जातिगत राजनीति करने का आरोप लगाया। हमें विभाजनकारी राजनीति नहीं करना है, हमें लोगों की नौकरियों के साथ छल कपट नहीं करना है, लेकिन समाज को अग्रसर बनाने के लिए, एक समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए सर्वजन हिताय सर्वजन नारे के तहत जिसमें बहन कुमारी मायावती जी चलने का काम करती है, उस पर इस पार्टी को भी चलने का काम करना होगा और तभी एक समाज की स्थापना हो पाएगी जिसमें सभी लोगों को बराबरी मिलेगा, सभी लोगों को समान अवसर मिलेंगे और इस देश का उत्थान होगा। तो वहीं बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने संविधान संशोधन बिल को लेकर विपक्ष के सवालों का जवाब दिया और कांग्रेस पर पिछड़े वर्ग की अनदेखी का आरोप लगाया। जितने त्वरित गति से कदम हमारी सरकार ने देश के पिछड़े, दलितों और गरीबों के लिए उठाए हैं, वो इतिहास में सबसे ज्यादा प्रशंसनीय। पिछड़ा वर्ग के लिए मंडल आयोग लागू हुआ, उसी सरकार ने लागू किया जिसको भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया था। और मैं आज आपको एक और बात कहना चाहता हूं। 1993 में बैकवर्ड क्लास कमीशन के लिए आयोग बना,
और बैकवर्ड क्लास कमीशन के लिए आयोग बनने के बाद जो क्रीमी लेयर 1993 में बनी थी, उसका भी पहली बार क्रीमी लेयर को बढ़ाने का काम किया तो 93 के बाद अटल जी की सरकार ने 2004 में किया। ये मैं रिकॉर्ड के साथ कह रहा हूं। इस बिल को यूपी विधानसभा चुनाव के पहले पिछड़ा वर्ग को लुभाने की सरकार की एक बड़ी कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। केंद्र सरकार ओबीसी को साधने की कोशिश कर रही है। इसके लिए राज्यों को ओबीसी की सूची बनाने का अधिकार दे रही है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। कांग्रेस ने यूपी में सत्ता के सानिध्य में विरोध की रणनीति तैयार की है। कांग्रेस ने मास्टर ट्रेनर तैयार किए हैं जो उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में उतर चुके हैं। यूपी के लिए कांग्रेस का मास्टर प्लान। कांग्रेस ने तैयार किए अपने मास्टर ट्रेनर। चुनावी युद्ध में साफ करेंगे विजय की डगर। प्रियंका गांधी की रणनीति करेगी काम। सानिध्य सत्ता का हो और तैयारी विरोध की तो चुनाव खुद रोमांचक हो जाता है। और तैयारी भी अगर पार्टी का सुपर लीडर कराए तो निकलने वाले हर योद्धा मैदान में इस मास्टर स्ट्रोक लगाने को तैयार ही होते हैं। कुछ इसी अंदाज में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सत्ता के सानिध्य में कांग्रेसियों को यूपी में विरोध का मंत्र दिया और ये तय कर दिया कि कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। 2022 के चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी ने 70,000 मास्टर ट्रेनर तैयार किए हैं जो कि चुनावी जंग का ऐलान कर चुके हैं। ये मास्टर ट्रेनर गांव से लेकर शहरों तक कांग्रेस का झंडा बुलंद करेंगे और कांग्रेस की आवाज को उठाने का काम करेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता अब आगामी विधानसभा चुनाव तक रोजाना न सिर्फ पैदल मार्च करेंगे बल्कि गांव-गांव और शहर-शहर में जाकर सत्ता पक्ष की नाकामियों की पोल भी खोलेंगे। कांग्रेस का पूरे प्रदेश में हर विधानसभा स्तर पर हल्ला बोल चल रहा है। किसानों की बदहाली, बदहाल कानून व्यवस्था और बेरोजगारी के मुद्दों पर कांग्रेस ने बीजेपी गद्दी छोड़ो मार्च निकालकर जंग छेड़ दी है। कांग्रेस कार्यकर्ता हर विधानसभा में 5 किलोमीटर की पदयात्रा निकाल रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं। इसके चुनावी रण में बीजेपी कांग्रेस को लड़ाई से पूरी तरह बाहर मान रही है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा ध्यान समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर अटका हुआ है। अखिलेश यादव क्या रणनीति बना रहे हैं, उनकी चुनावी यात्रा कैसी है, इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे की रणनीति बना रही है और 2022 के चुनाव की तैयारियों में जुटी है। कांग्रेस के इस आंदोलन से प्रियंका की राजनीतिक छाप साफ देखने को मिल रही है। अब कांग्रेस कार्यकर्ता इसे कितना सफल बना पाते हैं, इस विरोध के जरिए कितने बड़े स्तर पर जनता को एकजुट किया जा सकता है, ये आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। मेरठ में बसपा की सभा लगाई गई है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा मंच पर पहुंचे और उन्होंने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान एक बार फिर ब्राह्मण मतदाताओं को साधने वाला उनका अंदाज देखने को मिला। बीएसपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, ब्राह्मणों को साधने की कोशिश। ब्राह्मण लाएंगे बीएसपी को वापस, 2007 की तरह फिर मिलेगी जीत। बहुजन समाज पार्टी लगातार यूपी में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन से ब्राह्मण मतदाताओं को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रही है। 2007 के विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। इसी क्रम में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा मेरठ पहुंचे और बीएसपी कार्यकर्ताओं की आवाज को बुलंद करते हुए सभा को संबोधित किया। भयभीत करने का माहौल बना रखा है, डराने का माहौल बना रखा है, धमकाने का माहौल बना रखा है। भारतीय जनता पार्टी
ने पूरे उत्तर प्रदेश में लेकर रखा है। यहां पर आज लगभग 3000 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों को जो बाहर एकत्रित थे, उनको रोकने का काम लखनऊ से निर्देश पाने पर यहां के शासन प्रशासन ने किया। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने ब्राह्मणों को लेकर बीजेपी पर फिर चौतरफा वार किया। उन्होंने कहा कि बीएसपी सरकार में ही ब्राह्मणों को सही सम्मान और हिस्सेदारी मिली थी। मौजूदा समय में ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी सभी ब्राह्मणों के साथ खड़ी हुई है। ब्राह्मण समाज जो है वो भगवान श्री परशुराम की वंशज है। वो घबराता नहीं है, डरता भी नहीं है, दबता भी नहीं है। और जिन्होंने दबाने की कोशिश की और जब की, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, तो उखाड़ के फेंकने का काम किया ब्राह्मण समाज के लोगों ने मिलकर के एकजुट होकर के। और अपनी बात है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो ब्राह्मण समाज के ऊपर और दलित समाज के ऊपर चुन चुन करके उत्पीड़न करने का काम कर रही है, उनको डराने, धमकाने और दबाने का काम कर रही है, इसका भी जाने का वक्त आ गया है और इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। फिलहाल बीएसपी का ब्राह्मण कार्ड कितना कारगर साबित होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने सभी स्टार प्रचारकों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को एक बार फिर से उज्ज्वला योजना 2 से लाभान्वित किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी की महिलाओं के जीवन में नया सवेरा हुआ है, करोड़ों लोगों तक इसका फायदा पहुंचा है। प्रधानमंत्री महोदय से बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण का शुभारंभ करें। महिलाओं के जीवन में नया सवेरा, प्रधानमंत्री की महिलाओं को सौगात, पीएम उज्ज्वला योजना का दिया लाभ, महिलाओं के जीवन से छट गया धुआं। पीएम मोदी लगातार देश को नई सौगात दे रहे हैं। कल किसान सम्मान निधि की 9वीं किस्त जारी करने के बाद पीएम मोदी ने आज देश की महिलाओं की जिंदगी से धुआं छाट दिया है। पीएम मोदी ने गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को उज्ज्वला 2.0 योजना का लाभ दिया और वीरभूमि महोबा से इसका वर्चुअल शुभारंभ भी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 1 करोड़ महिलाओं के जीवन को बदलने का ये प्रयास किया जा रहा है। उज्ज्वला योजना ने बहुत बड़ा बल दिया है। योजना के पहले चरण में 8 करोड़ गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों की बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया। इसका कितना लाभ हुआ है, ये हमने कोरोना काल में देखा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना के जरिए उत्तर प्रदेश की महिलाओं के जीवन में नया सवेरा हुआ है। गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना से धुएं और लकड़ी के झंझट से मुक्ति मिली है। अकेले उत्तर प्रदेश के 1.5 करोड़ परिवारों को पहले चरण में इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ। पूरे प्रदेश के अंदर 1817 करोड़ 28 लाख रुपए कोरोना कालखंड में फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने में भी उन सभी लाभार्थियों को देने का कार्य किया गया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गोरखपुर की रहने वाली लाभार्थी किरण देवी से बातचीत की और उज्ज्वला योजना के लाभ के बारे में जानकारी ली। आपको एक गैस का कनेक्शन मिलने से बहुत मदद हुई होगी। बहुत अब समय भी बचता होगा। हमारे पास पूरा समय बचता है। पहले तो ऐसा होता था कि काम करके हम थक जाते थे, कभी कभार खाना ही नहीं बनता था घर पे, शाम को आकर ऐसे ही सो जाते थे। इस समय में तो और सर बरसात होने की वजह से कितने लकड़ी सुखवाओ और चाहे काम ही कर लो। 2016 में शुरू हुई उज्ज्वला योजना का अब तक 8 करोड़ महिलाओं को लाभ दिया जा चुका है और पीएम मोदी ने एक बार फिर इसको 2.0 के नाम से लॉन्च किया।
स्पेशल रिपोर्ट भारत समाचार। कोरोना काल में जहां हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई, वहीं कारोबार भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। कई उद्योग तो आज डूबने की कगार पर पहुंच गए हैं। कोरोना से सभी कारोबार ठप, डूबने की कगार पर कई उद्योग। खुर्जा पोल्ट्री उद्योग भी बर्बाद। एशिया का नंबर 1 उद्योग ठप। एशिया के नंबर 1 एक्सपोर्ट के लिए जाना जाने वाला बुलंदशहर का खुर्जा पोल्ट्री उद्योग आज डूबने की कगार पर है। पोल्ट्री उद्योग कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के बाद अभी भी उभर नहीं सका है। पोल्ट्री मजदूरों का पलायन के बाद लौटकर नहीं आना और माल के नए ऑर्डर बहुत कम मिलना उद्योग के सामने चुनौती बना हुआ है। ऐसे में कारोबारियों को काफी परेशानियां भी हो रही हैं और उद्योग को पटरी पर लाने के लिए उन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। व्यापारियों का कहना है कि कोरोना काल में कारोबार करीब 60% प्रभावित हुआ है, जबकि पोल्ट्री उद्योग में काम ढूंढ रहे मजदूरों को भी इधर उधर भटकना पड़ रहा है। भारत समाचार की टीम ने खुर्जा पोल्ट्री उद्योग में ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर पड़ताल की। हम हैं बुलंदशहर के खुर्जा पोल्ट्री उद्योग क्षेत्र में, जहां आप देख सकते हैं कोरोना काल के चलते हुए पोल्ट्री का जो उद्योग है करीब 60% माइनस में जा चुका है। केवल 40% ही वो काम है, क्योंकि कोरोना के चलते हुए जो व्यापारियों का है पैसा पूरी तरह फंस चुका है। आप देख सकते हैं ये जो पोल्ट्री है इसमें करीब 200 से 250 लोग पहले काम करते थे। आज 10 से 20 लोग केवल काम कर रहे हैं, क्योंकि जो पोल्ट्री उद्योग है उसका जो माल है जो पटरी और बाहर एक्सपोर्ट होता था पूरी तरह फेल हो चुका है। कोरोना वायरस में सप्लाई बंद होने के कारण व्यापारियों को काफी नुकसान हो रहा है। क्रॉकरी का सामान मेले और बाजारों में बेचा जाता है और वही बाजार कोरोना की वजह से बंद पड़े हैं। 1 साल से ज्यादा समय बीतने के बाद भी व्यापारियों का माल नहीं उठा है, जिसके कारण व्यापारियों की कमर टूटी जा रही है। जैसा कि कोविड के रहते गवर्नमेंट ने हमारे लिए इंडस्ट्री के लिए कुछ सोचा था एमएसएमई को लेकर के, उतना अच्छा हमें रेस्पॉन्स उसका नहीं मिला एमएसएमई का। यकीनी तौर पर सरकार ने बहुत बड़ी घोषणाएं की, लेकिन उसका लाभ इंडस्ट्री को इतना अच्छा नहीं मिला और इंडस्ट्री यकीनी तौर पर अपनी समस्याओं को लेकर जूझ रही है। कोरोना ने एक तरफ जहां लाखों लोगों की जिंदगी छीन ली, तो वहीं कारोबारी भी बर्बादी की कगार पर पहुंचते जा रहे हैं। खुर्जा में पोल्ट्री उद्योग चलाने वाले व्यापारी अब उद्योग बंद होने की कगार पर पहुंचने से परेशान है। काम तो है नहीं, काम तो ढूंढते हैं, काम मिल रहा नहीं है कहीं। क्यों? अब मजबूरी यही बनी है, काम नहीं है कहीं, पोल्ट्रियाँ बंद हैं। तो अब कहीं काम मिले जब तो बंदा काम करे। उद्योग की स्थिति तो वास्तव में बहुत ख़राब है। जब से ये कोविड का जो सिलसिला शुरू हुआ है 2 साल से, हालात बहुत खस्ता हो चुकी हैं पोल्ट्री लाइन की, क्योंकि पोल्ट्रियों की पोजीशन इतनी ख़राब हो चुकी है कि लोगों का पैसा जो हमारा फैक्ट्रियों का रिटर्न आता है वो बिल्कुल बंद हो गया है ना, और रिटर्न बंद होने की वजह से फैक्ट्रियों की स्थिति बहुत ख़राब हो। बाजार में माल की डिमांड बढ़ने की आस में ही 100 से ज्यादा इकाइयां अभी शुरू से उबर नहीं पाई हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि इस स्थिति को सामान्य होने में कितना वक्त लगेगा। भारत समाचार के लिए बुलंदशहर से मनोज उपाध्याय की रिपोर्ट। लखनऊ में उल्टी, दस्त और डायरिया का कहर छाया हुआ है। कई बच्चे जिंदगी से जूझ रहे हैं, तो वहीं 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। ये गलियों की गंदगी अब बच्चों के लिए काल बन गई है। नगर पालिका की लापरवाही बच्चों की जान ले रही है। कई बच्चों को मौत के द्वार पर खड़ा कर चुकी है और गंदगी से बजबजाती ये नालियां और फिर नगर निगम का आने वाला गंदा पानी डालीबाग जैसे पौष इलाके से सटे बालू अड्डा में उल्टी और दस्त के साथ डायरिया लेकर आ गया है। रविवार से सोमवार के बीच यहाँ 100 से ज्यादा लोग बीमार हो चुके हैं। बीमार होने वालों में सबसे ज्यादा संख्या बच्चों की है। इतना ही नहीं, डायरिया की वजह से 2 बच्चों की मौत भी हो गई है। पानी पिलाओ तुरंत पलटी शुरू हो जाता है। अरे बहुत पूरा आधा बालू अड्डा जा चुका है।
और मेरा बच्चा एक्सपायर भी हो चुका। करीब 60 से 70 बच्चे अभी तक इसमें प्रॉब्लम में हैं पानी की वजह से, और एक्सपायर तो 2 हुए हैं। बस पानी केवल आज इसलिए सही किया गया, कल रात में पूरी ब्लीचिंग डाली गई है। उससे पहले पानी पूरा गंदा था। अभी देख ले टंकी का दिखा दे आपको, पानी मट्टी अट्टी सब भरी है, ताज़ा पानी आपको दिखा सकते हैं। और ना ये समय सीवर रिवर सही कराने का। बरसात के मौसम में बीमारी तो फैलेगी जब खुद ही सरकार गलत कर रही है। फिर आप जाइए वहाँ, बाकी जानकारी आपको खुद ही डॉक्टर बता देंगे क्या स्थिति है। और ऑल टू बालू अड्डे के बच्चे जा रहे हैं, अभी तक बच्चे, अब बड़े को भी शुरू हो गई है। यहाँ के जितने अधिकारी है, जल के कोई एक गिलास पानी पी के दिखाए, वो तो पी के दिखाए ना, तब उनको पता चलेगा कि क्या हालत है पानी से। 2 बच्चों की मौत के बाद नगरपालिका प्रशासन जाग गया और फिर गलियों में चूना और साफ सफाई का अभियान शुरू हो गया। लेकिन पिछले कई दिनों से गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। यही वजह है कि काफी लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत हो गई। राजधानी लखनऊ में जल निगम की लापरवाही की वजह से लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, वो भी खामियाजा मौत दे करके भुगतना पड़ रहा है। ये बालू अड्डा है राजधानी लखनऊ का और मुख्यमंत्री आवास से बेहद करीब ये स्थान बताया जाता है। यहाँ पर 80 से ज़्यादा बच्चे बीमार हुए और कारण ये है कि जल निगम की लापरवाही की वजह से जो पानी की सप्लाई हो रही है वो बेहद ही खराब हो रही है। सुबह के लिए उड़ चला